तो यहाँ पे हम अपने फाइटो हार्मोन्स की बात कर रहे थे, जिसमें 2 फाइटो हार्मोन्स हमने डिस्कस कर लिए थे, ऑक्सिन और जिबरेलिन्स। यहाँ पे हम तीसरा फाइटो हार्मोन देखते हैं, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, सबसे पहले इसका नाम याद रखना है। देखो साइटोकाइनिन से तुम्हें पहले ही जो वर्ड आ रहा होगा ना दिमाग में, वो साइटोकाइनेसिस है, क्योंकि इसका नाम उसी से पड़ा है। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करवाता है, सेल डिवीजन को प्लांट सेल में तेज करवा देगा, तो इसीलिए इसका नाम भी यहाँ से पड़ा हुआ है। अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी एसोसिएटेड है टिश्यू कल्चर मेथड से। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो एक टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट से शुरू हुई है। देखो टिश्यू कल्चर क्या होता है, जहाँ पे हम एक सेल उठाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का। जनरली प्लांट्स का टिश्यू कल्चर किया जाता है, तो प्लांट्स का सेल उठाते हैं और उसको कल्चर मीडिया में डाल देते हैं। कल्चर मीडिया ऐसा मीडिया होता है जिसमें एक ऐसा सॉल्यूशन फेज होता है जिसमें उस सेल को ग्रो करने के लिए, डिवाइड करने के लिए सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर सेल डिवाइड करके क्या करता है, एक सिंगल सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करके एक अनडिफरेंशिएटेड मास बना देता है जिसका नाम है कैलस। ऐसे गोल सा एक बॉल बना देगा सेल का जिसको बोलते हैं कैलस। फिर कैलस को हम डिफरेंशिएट करवाते हैं, उसमें रूट इंड्यूस करवाते हैं, उसमें शूट इंड्यूस करवाते हैं, जिससे ये प्लांटलेट बन जाता है। और इस प्लांटलेट को ले जा करके हम ज़मीन में लगा देंगे, इसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ये सिंपल सा बेसिक चीज़ है। यही टिश्यू कल्चर परफॉर्म कर रहे थे एक साइंटिस्ट और उनका ग्रुप एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर्स। तो ये थे और उसके कोवर्कर्स थे, क्योंकि स्कूग के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरे भी साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम एनसीईआरटी ने नहीं लिया है, स्कूग एंड मिलर। वो दोनों साथ में ही काम कर रहे थे। तो स्कूग और उनके कोवर्कर्स टिश्यू कल्चर पे स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर वो टोबैको प्लांट का स्टेम कल्चर कर रहे थे। जो टोबैको प्लांट था, तंबाकू प्लांट, उसके स्टेम में से इंटरनोडल सेगमेंट से, जो 2 नोड्स के बीच में सेगमेंट होता है, उसके इंटरनोडल सेगमेंट से उन्होंने एक सेल उठाया और उस सेल को यहाँ पे कल्चर मीडिया में डाल दिया। अब उन्होंने देखा कि ये जो सेल के अंदर में कल्चर मीडिया में हमने सेल को डाला है, ये आगे तभी प्रोलिफरेट करता है जब हमें कुछ चीज़ें इस मीडियम में डालनी पड़ेंगी। इसका प्रोलिफरेशन कब होता है, जब हमें यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मटेरियल ऐड करने होते हैं। सबसे पहला तो ऑक्सिन ऐड करना होगा, क्योंकि ऑक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कैलस डिफरेंशिएशन। अच्छा, कैलस के साथ में, ऑक्सिन के साथ में एक और एडिशनल चीज़ डालनी पड़ रही थी। ऑक्सिन अकेले यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन नहीं करवा पा रहा था। ऑक्सिन के साथ में हमें कुछ ना कुछ डालना पड़ रहा था। जैसे हम क्या क्या एक्स्ट्रा डाल सकते थे, यहाँ पर हम कोकोनट वाटर या कोकोनट का जो मिल्क होता है वो ऐड कर सकते थे, तब भी प्रोलिफरेशन हो जा रहा था। अगर कोकोनट मिल्क अवेलेबल नहीं है तो तुम कोई पुराना डीएनए सैंपल, कोई डीएनए सैंपल है वो ऐड कर दो, उससे भी काम बन जा रहा था। अगर वो नहीं है तो कोई ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डाल दो, ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाल दो, या फिर वेस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट डाल दो। जो सेल का वेस्कुलर टिश्यू होता है उसका एक्सट्रैक्ट डाल दो। इनमें से कुछ भी एक चीज़ होनी चाहिए थी। जब हमने इनमें से कोई एक चीज़ ऑक्सिन के साथ डालते हैं, तब जाके कहीं पर ये टिश्यू कल्चर ऊपर कैलस बनता है, कैलस से प्लांटलेट बनता है। अब इनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि इसके अंदर में ऐसा क्या है जो ऑक्सिन के साथ मिल करके टिश्यू कल्चर को या कैलस को प्रोलिफरेशन कराने में मदद कर रहा था। अगर तुम ध्यान से देखो तो जितने भी हमने सैंपल लिखे हैं, चाहे वो कोकोनट मिल्क हो, ईस्ट एक्सट्रैक्ट हो, इन सब के अंदर में डीएनए कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। डीएनए कंटेंट यहाँ पर बहुत हाई लेवल का होता है, ठीक है। तो डीएनए यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, और डीएनए के अंदर में एक कंपाउंड होता है। डीएनए 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन। तो उसमें एक कंपाउंड होता है प्यूरिन, वो डीएनए का एक कंपोनेंट होता है। जब ये प्यूरिन डिग्रेड हो जाता है, जब ये प्यूरिन मतलब धीरे धीरे करके जब ये मॉडिफाई हो जाता है, तो मॉडिफाई होने के बाद में ये एक कंपाउंड बना देता है, एक मॉलिक्यूल बना देता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है साइटोकाइनिन जैसी प्रॉपर्टी होती है। तो ये मॉडिफाई होकर के क्या बना देता है,
एक ऐसा कंपाउंड बना देता है मॉडिफाइड प्यूरीन, जिसके पास में साइटोकाइनिन जैसी प्रॉपर्टी होती है, साइटोकाइनिन हार्मोन जैसी प्रॉपर्टी होती है, वो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करवाता है। तो इसका मतलब डीएनए सैंपल जो है, उसका डीएनए सैंपल में जब मॉडिफिकेशन होता है तो प्यूरीन जो उसका कंपोनेंट है वो मॉडिफाई होकर मॉडिफाइड प्यूरीन बना देता है और वही साइटोकाइनिन कहलाता है। तो इस एक्टिव सब्सटेंस को पहली बार साइटोकाइनिन को स्कूग एंड मिलर ने उन्होंने ही डिस्कवर किया था और उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया। बाद में इसी कंपाउंड को उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया, आइसोलेट भी किया, और आइसोलेट करने के बाद में ये जो कंपाउंड था साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस, इसको नाम दिया काइनेटीन। इसको नाम क्या दिया? काइनेटीन। इसको आइसोलेट इन्होंने कहाँ से किया? इन्होंने एक डीएनए सैंपल से आइसोलेट किया था। जैसे हमने बोला ना, यहाँ पे इनके पास एक डीएनए सैंपल था, पुराना डीएनए सैंपल, तो वहीं से इन्होंने एक फिश का डीएनए सैंपल उठाया, हरिंग फिश। एक फिश होती है हरिंग फिश, इसका डीएनए सैंपल लिया और इसके डीएनए सैंपल को पहले इन्होंने ऑटोक्लेव कर दिया, डैमेज कर दिया खुद से ही। इसको क्या कर दिया? खराब कर दिया, ऑटोक्लेव कर दिया। ऑटोक्लेव करने के बाद में खराब हो गया और खराब होके मॉडिफाइड प्यूरीन बना दिया, एक मॉडिफाइड प्यूरीन बना दिया। और यहीं पर जो सब्सटेंस निकला उसका नाम दिया काइनेटीन। जो काइनेटीन होता है वो कुछ नहीं होता, वो एक मॉडिफाइड प्यूरीन होता है। ये इनका पहला आइसोलेशन स्टेप है। पर ये जो काइनेटीन है, क्या ये नेचुरल प्लांट्स में डेवलप करता है या एनिमल्स की सोर्स से निकाला गया है? तो ये नेचुरल प्लांट सोर्स से तो निकाला नहीं गया। बाद में हमने और डिस्कवरी की तो काइनेटीन जैसे प्लांट सोर्स से भी हमें मॉलिक्यूल्स मिलना स्टार्ट हो गए, जिसमें हमारे जो मेज़ होता है, कॉर्न होता है, भुट्टा, उसके कर्नल्स, जो मेज़ के कर्नल्स होते हैं, दाने होते हैं, वहाँ से हमने एक नेचुरल साइटोकाइनिन को निकाला जिसका नाम है जियाटिन। तो ये जो है ये नेचुरल प्लांट वाला साइटोकाइनिन होता है। तो ये नेचुरल फॉर्म में, जबकि हरिंग फिश जो निकाला गया वो नेचुरल है बट वो प्लांट सोर्स से नहीं है। तो ये जियाटिन है। अब इसके केमिकल नेचर की भी बात कर लेते हैं कि भाई इसका जो केमिकल नेचर होता है, वैसे तो हमने बता ही दिया है कि ये डीएनए डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है, पर एक्चुअल में इसका केमिकल नेचर क्या होता है बस वो देख लेते हैं। जैसा हमने बताया था कि ये प्यूरीन डेरिवेटिव होता है और प्यूरीन में भी एक प्यूरीन का टाइप होता है एडिनाइन, तो ये एडिनाइन डेरिवेटिव होता है। जैसे अगर हम काइनेटीन की ही बात करें तो काइनेटीन का केमिकल नेम क्या होता है? N6-फरफ्यूराइल अमीनो प्यूरीन। तो जो काइनेटीन उसका नाम क्या है? N6-फरफ्यूराइल अमीनो प्यूरीन। ये कैसे बनता है? डीएनए डैमेज होता है, डीएनए डैमेज होकर के उसका प्यूरीन बाहर आ जाता है। प्यूरीन या फिर एडिनाइन जो एक तरह का प्यूरीन है वो मॉडिफाई हो जाता है और वो काइनेटीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये इसका केमिकल नेचर है। अब बात करते हैं इसका प्लांट में क्या यूज होता है या प्लांट में ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइटोकाइनिन, कहाँ पर बनता है, कहाँ पे ज़्यादा रहता है और क्या काम ये करने वाला है। देखो, नेचुरल साइटोकाइनिन आपको हर उस जगह पे मिलेगा, प्लांट बॉडी में नेचुरल साइटोकाइनिन हर उस जगह पे मिलेगा जहाँ पे सेल डिवीजन बहुत तेजी से हो रहा हो, क्योंकि साइटोकाइनिन का काम ही है, मेन काम सेल डिवीजन को प्रमोट करना। तो जहाँ पर भी सेल डिवीजन ज़्यादा होता है वहाँ पे साइटोकाइनिन ज़्यादा मिलेगा ही। जैसे कि रूट एपेक्स, जो रूट एपेक्स होता है वहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, तो इसलिए वहाँ पे सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूसली चलता है, तो वहाँ ज़्यादा मिलेगा। डेवलपिंग शूट बर्ड, अगर स्टेम की बात करें तो वहाँ पे डेवलपिंग शूट बर्ड, जो शूट बर्ड धीरे धीरे डेवलप कर रही हैं, जर्मिनेट कर रही हैं, तो उसमें बहुत तेज़ी से ये प्रोड्यूस हो रहा होता है। यंग फ्रूट्स, जो नए फ्रूट्स होते हैं वो भी तेज़ी से सेल डिवीजन कर रहे होते हैं, एटसेट्रा। तो इन सारी जगह पे हमें क्या देखने को मिलेगा? नेचुरल साइटोकाइनिन आपको इजीली देखने को मिलेगा। अब काम क्या करता है नेचुरल साइटोकाइनिन प्लांट बॉडी में? इसका जो मेन काम होता है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करवाना, लेकिन सेल डिवीजन के साथ में ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस में भी मदद करता है। सेल डिवीजन तो करवाता ही है,
वो तो इसका मेन काम है ही। बट सेल डिवीजन के साथ में ये ऑर्गेनोजेनेसिस किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद करता है। जैसे नई लीव्स, नई पत्तियां डेवलप करने में मदद करता है। नई पत्तियों के साथ में उन पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट डेवलप करने में मदद करता है। उन पत्तियों के अंदर में नया क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो, इसमें मदद करता है। लेटरल शूट एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, जैसे मान लो ये ब्रांच है, ये एक स्टेम है, तो इसमें लेटरल शूट या फिर इस तरह की ब्रांचिंग डेवलप करने में मदद करता है। लेटरल शूट बनाता है और एडवेंटिशियस शूट भी बनाता है। एडवेंटिशियस शूट यानी एडवेंटिशियस का मतलब ये होता है अननेचुरल, जहां से कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर वहां से कोई प्लांट पार्ट ओरिजिनेट करा तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस। शूट जनरली कहाँ से ओरिजिनेट करनी चाहिए, नई ब्रांच कहाँ से ओरिजिनेट करनी चाहिए, नोड से। जो नोड होते हैं वहां पर एक्सिलरी बर्ड होते हैं और उसी एक्सिलरी बर्ड के ग्रोथ से ब्रांच बननी चाहिए। पर मान लो अगर कभी कोई ब्रांच इंटरनोडल सेगमेंट से बन गई जहाँ से नेचुरली नहीं बनती, तो उसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस शूट। तो एडवेंटिशियस का मतलब ये होता है कि जहाँ से नेचुरली काम नहीं होता, अगर हम वहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट कर रही हो तो दैट इट इज़ एडवेंटिशियस शूट। ऐसे ही तो आगे मॉर्फोलॉजी में एडवेंटिशियस रूट भी पढ़ोगे, है ना, तो वो भी देखेंगे। एक और काम होता है इसका, जैसे हमने बताया कि लेटरल ब्रांचिंग करवाता है प्लांट्स के अंदर में, साइडवेज ब्रांचिंग करवाता है। अगर ये साइडवेज ब्रांचिंग करवाता है तो जो ऑक्सिन का एपिकल डोमिनेंस वाला इफेक्ट था, जो ऑक्सिन का एपिकल डोमिनेंस वाला इफेक्ट था, जहाँ पे एपिकल डोमिनेंस की वजह से वो सिर्फ लेंथ ग्रो कर पा रही थी प्लांट की, ब्रांचिंग नहीं हो पा रही थी, तो इसको ओवरकम करने का काम करता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो ब्रांचिंग करवाता है, वो साइड में नई ब्रांचेस डेवलप करवाने में मदद करता है इस तरह से। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, ऑक्सिन के एपिकल डोमिनेंस को काउंटर एक्ट करता है, उसको बैलेंस करके रखता है। इसके अलावा इसका एक काम होता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, यानी लीफ डिले को डिले करना। जो लीफ का सेनेसेंस है, जो लीफ के अंदर ओल्ड एज आती है, उसको डिले करना। कैसे डिले करेगा लीफ की सेनेसेंस को, वो समझना। भाई किसी भी प्लांट पार्ट का सेनेसेंस या ओल्ड एज कब आएगा, जैसे मान लो एक पत्ता है, इसका ओल्ड एज कब आएगा, जब ये यंग स्टेज में था तो ये बहुत सारे काम कर रहा था, इसके अंदर में फूड बन रहा था, फूड बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था यानी ग्लूकोज वो बन रहा था, वो बन के बाहर निकल जाता है, दूसरे पार्ट्स में चला जाता है, और बाहर से इसके पास क्या आता है, वाटर आता है, मिनरल्स आता है, आयंस आते हैं, वो इसको बाहर से प्लांट बॉडी से मिलते हैं। इसी मूवमेंट को, जो मूवमेंट्स, इसको मटेरियल्स का मूवमेंट हो रहा है, कुछ मटेरियल्स बाहर जा रहे हैं, कुछ मटेरियल्स अंदर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन से फ़ायदा ये होता है कि जितना भी एक्सेस मटेरियल इसके पास में वो बाहर भेज देगा, और जो इसको डेफिशिएंसी है वो बाहर से अंदर ले लेगा। तो जब तक न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन होगा तब तक लीफ बूढ़ा नहीं हो पाता या कम होता है, धीरे धीरे होता है। पर अगर मान लो जब इसकी ओल्ड एज होने लगती है तो ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन स्लो हो जाता है, इसके अंदर जितना भी मटेरियल बन रहा है वो इसी के पास रह जाएगा, और जो बाहर से मटेरियल आने वाला था वो भी धीरे धीरे आता है। तो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन बहुत स्लो हो जाती है ड्यूरिंग द ओल्ड एज। पर अगर हम यहाँ पर साइटोकाइनिन ऐड कर दें, या साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, इस न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करना, ज़्यादा करवाना। जैसे जैसे न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन ज़्यादा होगा तो क्या यहाँ पे ओल्ड एज या फिर जो सेनेसेंस था वो डिले हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पर ओल्ड एज जल्दी से नहीं आएगी। और साइटोकाइनिन की वजह से ये जो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन होता है, और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन की वजह से ओल्ड एज डिले होती है, इसी को बोलते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। रिचमंड लैंग इफेक्ट, ये नाम से नहीं है तुम्हारी बुक में, लेकिन ये वाला जरूर दिया हुआ है कि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करता है हमारा साइटोकाइनिन। ये इसके बेसिक फंक्शन हो गए। ऐसे ही हम साइटोकाइनिन का इस्तेमाल करते हैं टिश्यू कल्चर में। साइटोकाइनिन का एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टिश्यू कल्चर के दौरान। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो ये भी टिश्यू कल्चर से एसोसिएटेड है, ये हमारे लिए जो काम में आता है वो टिश्यू कल्चर में ही आता है। टिश्यू कल्चर में जब हमने बताया है ऑर्गेनोजेनेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है, नो जेनेसिस।
क्या होता है ऑर्गेनोजेनेसिस? देखो एक सेल है, सेल डिवाइड करके पहले एक अनडिफरेंशिएटेड मास बना देता है जिसको बोलते हैं कैलस। लेकिन कैलस के अंदर में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ना तो रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, ये सिर्फ एक अनडिफरेंशिएटेड मास है सेल का। अगर हम इसे अनडिफरेंशिएटेड मास में से हमें पहले शूट निकालनी पड़ेगी और रूट निकालनी पड़ेगी, दो पोर्शन निकालने पड़ते हैं, एक शूट निकालना पड़ता है और एक रूट निकालना पड़ता है। उसके बाद जाकर के ये प्लांटलेट बनता है, इसको बाहर जाकर के लगाया जा सकता है। इस प्रोसेस को, कैलस से रूट और शूट डेवलप करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस या फिर मॉर्फोजेनेसिस। इसमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डेवलप करना है हमें। और कैलस के मॉर्फोजेनेसिस तभी हो सकता है, कैलस का मॉर्फोजेनेसिस, जब इसमें हम ऑक्सिन का इस्तेमाल करें और ऑक्सिन के साथ में साइटोकाइनिन का इस्तेमाल करें। अकेला ऑक्सिन यहाँ पे मॉर्फोजेनेसिस नहीं करवा सकता, ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन मिल करके मॉर्फोजेनेसिस करवाते हैं। अब ये जो मॉर्फोजेनेसिस है, इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, क्या शूट डेवलप करने वाला है, क्या रूट डेवलप करने वाला है, ये डिसाइड होता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, या इनके कॉन्सेंट्रेशन रेशो के ऊपर में। इसमें से कौन ज़्यादा है, कौन कम है, क्या दोनों बराबर हैं, उसके बेसिस पे कैलस का आगे क्या होने वाला है वो डिसाइड होगा। जैसे मान लो 3 कंडीशन बनती है इसके रेशो के लेकर के। अगर तो ऑक्सिन ज़्यादा है कंपेयर्ड टू साइटोकाइनिन, मतलब ये रेशो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि ऑक्सिन ज़्यादा है और साइटोकाइनिन कम है। दूसरा रेशो समझो, अगर तो ऑक्सिन कम है एज कंपेयर्ड टू साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन ज़्यादा है, तो ये रेशो क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। अच्छा, तीसरा एक और कंडीशन होती है, ऑक्सिन भी बराबर है और साइटोकाइनिन भी बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो रेशो आता है वो एग्जैक्टली 1 के बराबर आता है। तो 3 कंडीशन बन गई, एक में ग्रेटर देन 1 रेशो आ रहा है, एक में स्मॉलर देन 1 रेशो आ रहा है और एक में 1 के बराबर रेशो हमारा आ रहा है। जब ऑक्सिन ज़्यादा होता है, साइटोकाइनिन कम होता है, तो प्लांट जो कैलस होता है उस कैलस के अंदर में रूट इंड्यूस करती है। तो ऐसी कंडीशन हम तब बनाते हैं जब हमें रूट इंड्यूस करनी हो, क्योंकि ये रूट इंड्यूस करता है। अच्छा, ऑक्सिन ज़्यादा हो, ऑक्सिन कम हो, साइटोकाइनिन ज़्यादा हो, तो यहाँ पे शूट डेवलप होती है। तो रूट पहले ही डेवलप हो चुकी है, फिर हम दोबारा ये डालते हैं तो फिर शूट भी डेवलप हो जाती है, और ये रूट है। अगर दोनों बराबर हो जाएं तो इनमें से कुछ भी ग्रो नहीं करेगा, जो कैलस है वो बड़ा होता जाएगा, बस सिंपल। जो कैलस है वो उसका साइज बड़ा होता जाएगा, पर वो कुछ भी बनाएगा नहीं, वो डिफ्रेंशिएट हो गई थी, ना तो रूट डेवलप करेगा ना शूट डेवलप करेगा, कैलस खाली साइज में इंक्रीज होता जाएगा। तो साइज ऑफ कैलस विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। तो ये हमारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बाद आता है हमारा इथाइलिन, इकलौता ऐसा फाइटो हार्मोन जो कि गैसियस नेचर का है, गैस नेचर का है। गैसियस सिंपल मॉलिक्यूल। कौन सी गैस होती है ये? इथाइलिन, जैसा इसका नाम वही होता है, C2H4। तो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका तो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया होगा, तो इथाइलिन होता है। ये वोलेटाइल नेचर की है, मतलब ये हवा में मूव कर सकती है, इसको बोलते हैं वोलेटाइल नेचर, गैस नेचर की है। क्योंकि ये गैस नेचर की है तो ये हमारे एक प्लांट पार्ट पे निकल करके दूसरे प्लांट पार्ट पे तो काम कर ही सकती है, लेकिन ये एक प्लांट पार्ट से दूसरे पे भी काम कर सकती है। ये इसका बहुत ही यूनिक फीचर होता है कि इथाइलिन, क्योंकि ये गैस नेचर की है, वोलेटाइल नेचर की है, तो ये प्लांट से लिमिटेड नहीं होती है, एयर में जहाँ जहाँ पहुँच जाएगी सब पर काम करती है। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, मेन काम क्या होता है? देखो, अगर इसका मेन काम देखा जाए तो फ्रूट राइपनिंग में, जितना भी हमारा फ्रूट राइपन होता है, जो फ्रूट बहुत तेज़ी से पक जाता है या फिर पकने के बाद सड़ने भी लगता है, तो ऐसे फ्रूट जो पक जाएं या फिर बहुत सड़ने लग जाएं, तो ऐसे फ्रूट में इथाइलिन का प्रोडक्शन भर भर के होता है। आपने एक और चीज़ देखी होगी कि मान लो कोई एक फ्रूट है और उसके आसपास और भी सारे फ्रूट रखे हुए हैं, बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, मान लो ये है, ये एक फ्रूट है, ये एक फ्रूट है, तो अगर एक फ्रूट सड़ने लगता है या बहुत ज़्यादा पक जाता है तो थोड़े दिन बाद देखते हैं कि बाकी जो फ्रूट्स होते हैं वो भी बहुत तेज़ी से पकने लगते हैं और सड़ने लगते हैं। वो इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन। जो सब पके हुए फ्रूट्स हैं, राइप फ्रूट्स हैं,
वो हाई क्वांटिटी में इथाइलिन रिलीज करते हैं और इथाइलिन अपने आसपास पड़े फ्रूट्स को भी पकाने लगता है, उनको सड़ाने लगता है। तो ये तो बात हो गई इथाइलिन के मेन फंक्शन की, कैसे डिस्कवर किया गया था ये। इसकी डिस्कवरी भी फ्रूट राइपनिंग से ही हुई है और इसका जो केमिकल नेचर है वो भी हम समझ लेंगे। देखो, इसकी जो डिस्कवरी थी उसे कुशिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने देखा था पहले। कुशिंस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, राइपन ऑरेंजेस, जो बिल्कुल पके हुए ऑरेंज उनके पास में थे, उनके एक कमरे में रखे हुए थे, और राइपन ऑरेंज के बगल में जितने भी केले रखे होंगे, जो बनाना रखे थे, थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि बनाना भी बहुत तेज़ी से पकने लगे। इनका जो राइप होने का रेट था वो भी बहुत तेज हो गया। तो उनको लगा कि यहाँ से कोई ना कोई मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा होगा जो इसको राइप करवा रहा है। बाद में इन्होंने यहाँ पे आइसोलेट किया, इथाइलिन की फॉर्म में, गैसियस पीजीआर की फॉर्म में इसको आइडेंटिफाई किया। तो ये इसकी डिस्कवरी हो गई। अब इसके फंक्शन की बात करें, प्लांट बॉडी में ये किस तरह से फंक्शन करता है वो समझना है। अगर इसका फंक्शन याद रखना है तो आप सिंपल सा ये याद रख लो कि इथाइलिन को बस एक ही मतलब होता है कि कोई सा भी लाइफ का प्रोसेस है, लाइफ में कोई भी प्रोसेस चल रहा हो, इथाइलिन को उसको फास्ट करना है। उसको ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि प्रोसेस कैसा है, वो ग्रोथ प्रमोट करने वाला प्रोसेस है, ग्रोथ को कम करने वाला प्रोसेस है, इनहिबिट करने वाला प्रोसेस है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, और वो है उसको फास्ट करा देना। कोई सा भी प्रोसेस होगा वो इसको फास्ट करा देगा, सिंपल। जैसे एक एक करके समझते हैं कैसे कैसे फास्ट कराता है। पहला प्रोसेस है डोरमेंसी। डोरमेंसी यानी कि इनएक्टिविटी टाइम। जब तक हमारा कोई सीड जर्मिनेट नहीं करता तो उसको बोलते हैं सीड डोरमेंसी। अगर कोई बर्ड है, स्टेम के ऊपर में कोई बर्ड लगा हुआ है, वो जर्मिनेट नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं बर्ड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी हो सकती है, बर्ड डोरमेंसी हो सकती है। इथाइलिन का सिंपल सा काम है डोरमेंसी को तोड़ो, क्योंकि इसको लाइफ को जल्दी कंप्लीट कराना है। तो लाइफ जल्दी तभी कंप्लीट होगी जब नया स्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप करेगा। तो ये सीड की डोरमेंसी को भी ब्रेक करवाता है और बर्ड की डोरमेंसी को भी ब्रेक करवाता है। बर्ड डोरमेंसी का तो एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो हमारे पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं, जो आलू खाते हो तुम, वहाँ पे छोटे छोटे आइज होती हैं, बर्ड्स होती हैं, ऐसे देखे होंगे तुमने, यहाँ पे बर्ड्स लगी होती हैं जो अनजर्मिनेटेड होती हैं। इन बर्ड्स को, इन पोटैटो ट्यूबर्स को जर्मिनेट कराने में, इनकी बर्ड्स को डेवलप करवाने में मदद कौन करता है? इथाइलिन। तो ये पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर में बर्ड्स जर्मिनेशन में हेल्प करता है। दूसरा एक और इसका इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं, पीनट सीड। जो सीड का एग्जांपल दिया हुआ है वो पीनट का दिया हुआ है। तो जो पीनट सीड होती है उसको भी जर्मिनेशन करवाने में, डोरमेंसी ब्रेक करने में मदद करता है। स्टेम इलोंगेशन में भी रोल प्ले करता है, पर एक पर्टिकुलर टाइम में। हर टाइम ये स्टेम इलोंगेशन नहीं करवाता, एक स्पेसिफिक टाइम में स्टेम इलोंगेशन करवाता है। जो राइस प्लांट होते हैं, धान के प्लांट होते हैं, आपने देखा होगा कि धान के प्लांट को स्टार्टिंग में हम जमीन के नीचे डालते हैं, जमीन के नीचे, सॉरी पानी के नीचे। तो ऐसे धान का प्लांट लगा होता है, पानी के नीचे उसको हम डुबो के रखते हैं स्टार्टिंग फेज में। अगर ये पानी के नीचे बहुत देर तक रहेगा तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इसको अपने आप को इलोंगेशन करवाना पड़ेगा। तो ये अपना जो इथाइलिन होता है वो इसका इंटरनोड इलोंगेशन भी करवा देता है, मतलब स्टेम का भी इलोंगेशन करवा देता है, और लीफ का पिटियोल इलोंगेशन भी, जो लीफ है तो उसके पिटियोल इलोंगेशन भी करवा देता है। ये दोनों इलोंगेशन करवाने की वजह से इंटरनोड का इलोंगेशन करवाता है, प्लस जो लीफ के अंदर, पत्तों के अंदर पिटियोल इलोंगेशन है उसको भी परफॉर्म करा देता है। दोनों इलोंगेशन की वजह से जो पत्ते हैं वो अल्टीमेटली बाहर आ जाते हैं वाटर से, और बाहर से ये इजीली ऑक्सीजन ड्राइव कर सकते हैं। तो ये भी इथाइलिन का काम होता है डीप राइज वाटर प्लांट्स के अंदर, जो पिटियोल इलोंगेशन है, इंटरनोड इलोंगेशन है, इसको परफॉर्म कराना। स्टेम के साथ में रूट ग्रोथ भी करवाता है, भाई रूट ग्रोथ को भी प्रमोट कराता है। मान लो ये प्लांट है तो इसके अंदर रूट की ग्रोथ को प्रमोट करवाएगा, और रूट के ग्रोथ के साथ में जो रूट हेयर्स हैं उनका इलोंगेशन भी करवाने लगता है। तो रूट हेयर प्रमोशन की बात करें, रूट ग्रोथ की बात करें, तो ये भी दोनों काम कौन कराता है? इथाइलिन। क्योंकि ये रूट ग्रोथ को बढ़ा रहा है, रूट हेयर को बढ़ा रहा है, तो इसकी वजह से प्लांट का जो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया होता है, जो प्लांट का एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया होता है सॉइल में, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। किसकी वजह से? इथाइलिन की वजह से।
फ्लावरिंग इंड्यूस करने में भी काम है भाई, जैसे मैंने बताया था लाइफ को तेज कराना, इसको मतलब ही नहीं है काम क्या है, इस फ्लावरिंग को भी तेज करवा दो। जैसे मान लो यहाँ पे पाइनएप्पल फ्लावर है, पाइनएप्पल के अंदर में सारे फ्लावर एक इनफ्लोरेसेंस में लगते हैं, तो फ्लावर को इनिशिएट करवाना, नए फ्लावर्स इनिशिएट करवाना एक इनफ्लोरेसेंस की फॉर्म में, उसमें मदद करता है। ये पूरा जो क्लस्टर है इसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, पाइनएप्पल का इनफ्लोरेसेंस। ये इनफ्लोरेसेंस पूरा का पूरा आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक पाइनएप्पल बना देती है, एक कंपोजिट फ्रूट जिसका नाम है पाइनएप्पल। ये इस कंपोजिट फ्रूट में हर एक छोटे छोटे बहुत सारे फ्रूट लगे होते हैं। कंपोजिट फ्रूट आपको पता होगा कि बहुत सारे फ्रूट से मिलकर के बना होता है। ये जो कंपोजिट फ्रूट है ये सारे फ्लावर्स के एक साथ डेवलप करने से, एक साथ मैच्योर करने से, राइप करने से बना है। तो ऐसा पाइनएप्पल तभी बन पाएगा जब फ्रूट सेट सिंक्रोनाइज्ड हो। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड फ्रूट सेट देखने को मिलना चाहिए, मतलब सारे ओवरी, सारे फ्लावर एक साथ फ्रूट बनाए और फ्रूट बना करके एक कंपाउंड फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट डेवलप करते हैं। तो ये फ्लावरिंग भी इंड्यूस कराता है प्लांट्स में, पाइनएप्पल के अंदर, और फ्रूट सेट को सिंक्रोनाइज भी करता है कि सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं वो एक साथ बने, एक कंपोजिट फ्रूट प्रॉपर डेवलप कर पाए। फ्लावरिंग मैंगो में भी इंड्यूस करता है, जैसे अगर मैंगो की बात करें तो वहां पर भी ये फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। अब बात करते हैं इसके, ये तो सारे तुम ऐसे देख रहे होगे ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी, तो ये सारे ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी करता है, नहीं। मैंने बोला इसका सिंपल सा मतलब है कि लाइफ की एक्टिविटीज को फास्ट करा दो, चाहे वो ग्रोथ प्रमोटिंग हो चाहे वो ग्रोथ इनहिबिटिंग हो। तो बहुत सारे ऐसे भी काम करता है जो ग्रोथ इनहिबिटिंग टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एब्सिशन। एब्सिशन यानी प्लांट पार्ट का टूट कर नीचे गिरना। तो एब्सिशन को जो प्रमोट करवाता है वो है इथाइलिन। एब्सिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन ही इथाइलिन है। जैसे कि मान लो कि ये पत्ता है, जब इस पत्ते को टूटना होता है तो इसके अंदर इथाइलिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसके आसपास ये टूटकर गिर जाता है। तो एब्सिशन को प्रमोट करने का मेजर हार्मोन यही है। अच्छा, एब्सिशन हमेशा खराब भी नहीं होता, जैसे हमारे लिए भी एब्सिशन की ज़रूरत होती है। इससे हम थिनिंग करते हैं प्लांट में या फिर फील्ड के अंदर में थिनिंग का इस्तेमाल करते हैं। थिनिंग मतलब जैसे मान लो कि एक बहुत सारे प्लांट आसपास लगे हुए हैं और वो बहुत घने घने प्लांट लगे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है, बहुत सारे पत्ते हैं, फ्रूट है, यहाँ सब कुछ लगा हुआ है। अगर इतना घना एक क्रॉप प्लांट डेवलप कर रहा है तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि उनमें से कोई सा भी सही से ग्रो नहीं कर पाएगा, इतना ओवर कॉम्पिटिशन होने लगता है, ये बहुत पास में इनके बीच में ओवर कॉम्पिटिशन होने लगता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थिनिंग का इस्तेमाल करते हैं। थिनिंग में क्या होता है, जो मान लो बहुत सारे फ्रूट्स एक साथ लगने वाले थे या बहुत सारे पत्ते एक साथ लगने वाले थे, उनको हम सेपरेट कर देते हैं, कुछ को गिरा देते हैं, और जो बचते हैं मान लो ये फ्रूट अलग अलग बचे हुए हैं तो ये अच्छे से डेवलप करेंगे, इसी को बोलते हैं थिनिंग। और थिनिंग करना ज़रूरी होता है ताकि क्रॉप प्लांट प्रोडक्शन ज़्यादा करे। तो थिनिंग हम यूज़ कर सकते हैं कॉटन में ताकि उसके ज़्यादा कॉटन बॉल्स मिले, चेरी में, मिंट में, वॉलनट में, इन सब में हम जनरली थिनिंग का यूज़ करते हैं। और थिनिंग करवाने के लिए या तो आप मैकेनिकली थिनिंग कर सकते हो, खुद जाके काट सकते हो, या फिर इथाइलिन की मदद से जो बाकी जो एक्सेस पार्ट है उनको रिमूव कर दो, उनको एब्सिशन पे परफॉर्म करा दो, तो ये भी करवाया जा सकता है। फ्रूट राइपनिंग ये करवाता है वो हमने देख ही लिया। फ्रूट राइपनिंग करवाता कैसे वो भी समझ लो। जो फ्रूट राइपनिंग होती है वो करवाता है कैसे, देखो फ्रूट के अंदर में जब यंग फ्रूट होता है तो बहुत सारा फूड मटेरियल होता है, लेकिन जब वो पकता है तो जितना भी फूड मटेरियल होता है वो डाइजेस्ट होकर सिंपल फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में चला जाता है, शुगर की फॉर्म में चला जाता है। तो इसके राइप होने से पहले, इसको डाइजेस्ट करने से पहले, ये जो फूड है ये डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, रेस्पिरेशन के थ्रू। इसका हमारा रेस्पिरेशन हो जा रहा है और रेस्पिरेशन के थ्रू ये सिंपल शुगर की फॉर्म में आता है और शुगर की फॉर्म में प्लांट इसको यूज कर लेता है। तो इथाइलिन क्या करता है, जैसे ही फ्रूट को राइपन करना होता है तो इसका रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसको बोलते हैं रेस्पायरेटरी क्लाइमेक्टिक। किसी भी फ्रूट जो कि पकने वाला होगा, पकने से जस्ट पहले उसका रेस्पिरेशन रेट ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है ताकि उसका जो शुगर प्रोडक्शन है, उसका पकने वाला प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाए, राइपनिंग बहुत फास्ट हो जाती है।
लास्ट होता है ये फीमेलनेस को प्रमोट करता है। जो ऐसे फ्लावर होते हैं जो कि दोनों मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे लगते हैं लेकिन अलग अलग, मतलब ये है तो मोनोइशियस लेकिन मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग लग रहे हैं। ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। अब देखो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि जो फ्रूट का प्रोडक्शन होता है वो फ्रूट या सीड सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्लांट बनाती है, फीमेल फ्लावर बनाता है। मेल फ्लावर कभी भी फ्रूट और सीड नहीं बनाता। तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फीमेल फ्लावर। तो हम इथाइलिन का इस्तेमाल करके, इथाइलिन को एक्सेस में अपनी क्रॉप प्लांट में छिड़क करके फीमेल फ्लावर्स का नंबर बढ़ा सकते हैं। तो ये जो इथाइलिन होता है ये क्या करता है, फीमेलनेस को प्रमोट करता है, फीमेल फ्लावर्स का नंबर बढ़ा देता है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कुकुरबिटेसी फैमिली, जैसे ककम्बर वगैरह उन वाली फैमिली में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इथाइलिन को इस्तेमाल कैसे करोगे। भाई इथाइलिन तो गैस है, तो गैस तो जाकर के तुम प्लांट पे छिड़कोगे नहीं, गैस तो उड़ जाएगी तुरंत। तो हम गैस को नहीं छिड़कते, हम एक केमिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं इथेफोन, जो कि सॉल्यूशन की फॉर्म में मिक्स किया जाता है और सॉल्यूशन की फॉर्म में मिक्स करके प्लांट की बॉडी में, प्लांट की रूट्स में या सॉइल में डाल दिया जाता है। अब इथेफोन जो है ये ऐसा केमिकल है जिसको प्लांट बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर लेगा, बिल्कुल तेजी से एब्जॉर्ब कर लेगा। ये एब्जॉर्ब तो भले से तेजी से होता है बट प्लांट बॉडी में जाने के बाद में ये बहुत धीरे धीरे टूटता है, स्लो ब्रेक, और स्लोली ब्रेक करके क्या बनाता है, इथाइलिन। थोड़ा थोड़ा इथाइलिन बनाता रहेगा और जो इथाइलिन बनाएगा वो प्लांट में काम करता रहेगा। तो दो प्रोसेस है। इथेफोन एक तो धीरे धीरे तेजी से एब्जॉर्ब होता है लेकिन एब्जॉर्ब होने के बाद में ब्रेक होता है धीरे धीरे, और इथाइलिन भी स्लो रिलीज होगा, बहुत लंबे टाइम तक इथेफोन अपना काम करवा सकता है। तो ये बात हो गई इथाइलिन की। अब इथाइलिन का एक और काम है, सीड जर्मिनेशन के दौरान एक ट्रिपल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। जो इथाइलिन का बहुत कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्स है ड्यूरिंग डाइकॉट सीड जर्मिनेशन के दौरान ये दिखाई पड़ता है। डाइकॉट सीड जर्मिनेशन जो होता है इस दौरान एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स, क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मान लो ये सीड जर्मिनेट कर रहा है, डाइकॉट सीड है, जर्मिनेट कर रहा है। जब ये जर्मिनेट करने जाता है तो ये डायरेक्टली सॉइल के ऊपर कभी भी सीधा सीधा नहीं आएगा, वरना इसको डैमेज होने का खतरा रहता है। तो ये कैसे निकलता है बाहर, ये अपने आप को धीरे धीरे सॉइल के जब बाहर आने वाला होगा तो कर्व कर लेगा ऐसे। ये यहां पर देखो इसने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर रहा है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने की वजह से एक ऐसा हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम एपिकल हुक भी बोलते हैं। ये एपिकल हुक ही बाहर आता है ऐसे, ताकि ये इसका जो सबसे टिप वाला पोर्शन है, ये जो टिप यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मेरिस्टेम है, इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के साथ में जो एक्सेस है वो स्वेल हो जाती है। देखो ये एक्सेस यहाँ पर स्वेल हो गई है, मोटी सी हो गई है। तो एक्सेस यहाँ पर स्वेल हो जाती है और एक्सेस स्वेल होने के अलावा ये कर्व होने लगता है, अपने आप को धीरे धीरे क्या करने लगता है, कर्व करने लगता है। तो 3 काम करता है, एपिकल हुक बनाता है, सॉरी वर्टिकल ग्रोथ को स्लो डाउन करता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है, स्वेलिंग करवा देता है एक्सेस की ताकि थोड़ा सा और प्रोटेक्टिव हो जाए, मोटा हो जाए, और तीसरा कर्व बनाता है तीसरा। और तीनों को मिला करके ये अल्टीमेटली क्या बना देता है, एपिकल हुक का फॉर्मेशन। और इसी एपिकल हुक की फॉर्म में सॉइल से सीड जो है वो बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद फिर ये ऐसे ओपन हो जाता है। तो इस तरह से कोई डाइकॉट सीड जर्मिनेट करता है और इन तीनों रिस्पॉन्स को मिला के बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथाइलिन।